नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि बात करते हैं, कंटिन्यू क्लास को करते हैं। पिछली क्लास से आपने देख ली होगी। बात कर रहे हैं मुगल वंश में आज बात करेंगे अकबर की। किसके? अकबर की। अकबर जो शासक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन? अकबर। अकबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें मुगल साम्राज्य या मुगल काल में जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अकबर है। और इससे पहले हमने बात की बाबर, हुमायूं और बीच में आता है सूर्यवंश का शासक शेरशाह सूरी। उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आप जो है वो इसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए। पहले बात करते हैं अकबर। अकबर के शासनकाल की बात करते हैं। शासनकाल ये हमें देखने को मिलता है 1556 से 1605 ईस्वी। इसके बाद में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अकबर का जो है वो वास्तविक नाम, या सबसे पहले बात करते हैं पूरा नाम। क्या? अकबर का पूरा नाम। पूरा नाम क्या है इनका? यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका जो है वो पूरा नाम है। बात करें वास्तविक या फिर बोल सकते हैं इसका बचपन का नाम इनका क्या है? बदरुद्दीन। क्या है? बदरुद्दीन। तो ये इनके नाम है, याद रखिएगा। बात करें इनके पिता का नाम हमें हुमायूं देखने को मिलता है। क्या? पिता कौन? हुमायूं। माता की बात करें, माता यहां पर देखने को मिलता है हमीदा बानो बेगम। इनकी माता का नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर और जानकारी क्या मिलती है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में, किनकी? माता की बात हो गई, पिता की बात हो गई। बात करें कि इन्होंने जो है वो अकबर के द्वारा यहाँ पर राज्याभिषेक, क्योंकि शासक बनेंगे कब बनते हैं तो राज्याभिषेक के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं राज्याभिषेक से पहले जन्म। क्या? जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। कब? 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनका बात किया था हमने पहले के वीडियो में कि हमीदा बानो और यहाँ पर जो है वो हुमायूं का जो विवाह हुआ था वो हुआ था कब? 29 अगस्त। कब? अगस्त को जो है वो 1541 में हुआ उनका विवाह। उसके बाद में जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। इसका बाद में कहाँ पर होता है? ये होता है राणा वीरसाल के महल में। कहाँ पर होता है? राणा वीरसाल के महल में इनका जो है वो जन्म होता है। जन्म के बारे में हमने बात की। इसके बाद में बात करते हैं राज्याभिषेक। क्या? राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो राज्याभिषेक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 14 फरवरी 1556 में। राज्याभिषेक की बात की 14 फरवरी 1556। कहाँ पर होता है? कालानौर, पंजाब, इनका राज्याभिषेक होता है। इसके बाद में हमें एक उपाधि मिलती है माता की। इनकी माता की उपाधि क्या मिलती है? मरियम मक्कानी। इनकी उपाधि जो है वो मिलती है इनकी माँ को।
राणा वीरसाल महल के बारे में बात किया। यहाँ पर जो है वो जन्म कहाँ पर होता है, बात करें 15 अक्टूबर 1542 में राणा वीरसाल के महल में। और ये कहाँ पर पड़ता है, अगर बात करें हम, ये पड़ता है अमरकोट। कहाँ पर पड़ता है, अमरकोट। आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो है वो इनके संरक्षण के रूप में कौन रहता है, संरक्षण के रूप में यहाँ पर, क्योंकि बात करें तो यहाँ पर राज्याभिषेक करते हैं, केवल यहाँ पर राज्याभिषेक करते हैं 14 वर्ष की आयु में। कब, 14 वर्ष की आयु में जो है वो राज्याभिषेक करते हैं। इनके संरक्षण में रहते हैं कौन, संरक्षक कौन रहता है, बैरम खां। कौन रहते हैं, बैरम खां, जिनको क्या थी, खान बाबा भी बोलते थे, जिनको क्या, खान बाबा, खान बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। इसके अलावा इनको एक उपाधि मिली हुई थी, किनको, खान बाबा को उपाधि, उपाधि क्या थी, बात करें खान खाना, या इसे ही हम कहते हैं खाने खाना। तो ये इनको उपाधि मिली हुई होती है। तो बात करें संरक्षण के रूप में कौन, बैरम खां, खान बाबा के नाम से भी बोलते थे, उपाधि थी खान खाना या खाने खाना, इनको उपाधि दी गई थी। बात करें संरक्षण के रूप में कितने वर्षों तक रहे, तो ये देखने को मिलते हैं 1556 से 1500 जो है वो 60 तक। कब तक, 60 तक यहाँ पर जो है वो ये संरक्षण के रूप में रहते हैं। आगे बात करते हैं इनका ग्रंथ, इनकी जानकारी, यानी अकबर की जानकारी कहाँ से मिलती है, अकबर के शासनकाल की जानकारी अकबरनामा से मिलती है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है, अकबरनामा लिखी गई है अब्दुल फजल के द्वारा। इसका तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय कौन सा, बात करें आईने अकबरी, यहां पर ये जानकारी मिलती है। अब आगे बात करते हैं बात करें थोड़ा सा, यहां पर ये हुआ था, मैं आपको स्टोरी बताऊं तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं तो हुमायूं की मृत्यु यहाँ पर देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, हुमायूं की मृत्यु हमें देखने को मिलती है 14 जनवरी 1556 को। कब, 14 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हुई थी यहाँ पर दिल्ली में। और उस समय बात करें तो ये कहाँ पर थे, ये यहाँ पर पंजाब में थे। कहाँ पर थे, पंजाब में। और पंजाब में जब हुमायूं वहाँ से मरे तो बैरम खान के सहयोग से बैरम खान ने पंजाब में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। राज्याभिषेक यहाँ पर करवाया कब, यहाँ पर देखने को मिलता है राज्याभिषेक जो है वो कब, 15 ये राज्याभिषेक देखने को मिलता है 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को पंजाब में ही राज्याभिषेक करवा दिया। उसके दौरान क्या हुआ, उसके दौरान यहाँ पर हेमू के बारे में आपने सुना होगा। हेमू हिंदू शासक जो देखने को मिलता है, जो मुगल काल में प्रथम ऐसा शासक होता है जो मुगलों को पराजित करके जो है वो दिल्ली की गद्दी यहाँ पर जो है वो धारण करता है। यानी मुगल काल के दौरान या मुगल काल के शासन के दौरान जो है वो हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया वो कौन था, हेमू। उसके यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो आदिल शाह का क्या था, वो आदिल शाह का सेनापति था। उसने जो है वो दिल्ली पर आया और तार्की बेग को पराजित करके, अब बात कर रहे होंगे कि तार्किक बेग कौन था। तार्किक बेग जो है वो दिल्ली का सूबेदार था, वो ये शासन कर रहे थे पंजाब पर।
मतलब पंजाब पर थे। अकबर ये कहाँ पर थे? पंजाब पर। और उधर दिल्ली में कौन था संभाल रहा था? कौन संभाल रहा था? सूबेदार कौन देखने को मिलता है? सूबेदार या सरदार कौन देखने को मिलता है? तार्की बेग। तो तार्की बेग के साथ में युद्ध करता है, आक्रमण करता है और पराजित करके दिल्ली का शासन, दिल्ली की गद्दी यहाँ पर संभाल लेता है। तो उस समय वो जैसे ही यहाँ पर बनता है तो उसे एक यहाँ पर पराजित करके दिल्ली की शासन अपने हाथों में ले लेता है और एक उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण करता है? हेमू। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके और ये यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, जो है वो हेमू जो है वो मुगल काल के शासन के दौरान यहाँ पर जो है वो हिंदू शासक होता है, जो यहाँ पर भारत पर या दिल्ली पर जो है वो शासन करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये जानकारी आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद में बताता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब बात करें तो यहाँ पर जो है वो कौन शासन कर रहा होता है? दिल्ली पर शासन कौन कर रहा होता है? जो है वो हेमू। कैसे बात करें तो ये दिल्ली में था। कौन? ये तो दिल्ली में था। कौन? यहाँ पर सूबेदार था, वो शासन संभाल रहा था। सूबेदार का नाम बात करें, सूबेदार कौन था? तार्की बेग। कौन था? तार्की बेग। तार्दी बेग। अब इसके बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये कहाँ पर था? दिल्ली में शासन कर रहा था। इसके नीचे बात करें तो पंजाब में कौन था उस समय? अकबर। और यहीं पर ही जो है वो राज्याभिषेक करता है। तो यहाँ पर तार्दी बेग था, इधर से आया, इधर ही था। कौन? जो है वो हेमू। तो हेमू आता है। हेमू बात करें तो कहाँ से कौन था? तो ये था आदिल शाह सूरी। कौन था? आदिल शाह आदिल खां। उनका यहाँ पर जो है वो सेनापति होता है। कौन? सेनापति। कौन था सेनापति? कौन था? हेमू। तो हेमू क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर आक्रमण करके क्या करता है? दिल्ली पर जो है वो शासन करता है, इसको पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में ये आ जाता है पंजाब में। और दिल्ली पर शासन कौन कर रहा होता है? हेमू। तो हेमू जैसे ही यहाँ पर शासन करता है और एक उपाधि धारण करती है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कौन? हेमू। ये बात हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें जो है वो अकबर यहाँ पर विजय होता है और दिल्ली की गद्दी वापस से अकबर के पास में आ जाती है। दिल्ली पर अकबर का जो है वो यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है। ये बात हमें देखने को मिलती है। जल्दी से आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करिए। नोट डाउन क्या करोगे? नोट डाउन ये करोगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद वहाँ का सूबेदार कौन था? तार्दी बेग को आदिल शाह के सेनापति हेमू ने पराजित किया और दिल्ली पर
शासन स्थापित किया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। बात करें तो हेमू प्रथम हिंदू शासक था, शासक जो मुगल काल में बादशाह बना। बादशाह या फिर बोल सकते हैं मुगल काल में दिल्ली पर शासन स्थापित किया। तो हमें कौन सा था? हेमू प्रथम हिंदू शासक था। यहाँ पर और बात क्या देखने को मिलती है? यहाँ देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो तारदी बेग को यहाँ पर जो है वो पराजित करके जो है वो पंजाब में आ जाता है। और स्टोरी मिलती है कि तारदी बेग जो है वो आके क्या करता है, बैराम खां और अकबर को जो है वो बात बताता है कि जो है वो कौन, हेमू बहुत शक्तिशाली है, आप हार जाओगे, उनसे मुकाबला मत कीजिए। ऐसे उनको नेगेटिव बातें कर रहा था जो है वो। तो क्या किया, बैरम खान ने उसका गला काट दिया, क्योंकि वो नेगेटिव बात कर रहा था युद्ध के विपरीत, यानी युद्ध करना चाह रहे थे, अधिकार करना चाह रहे थे अकबर ये तो, बट वो उनको जो है वो डरपा रहा था। तो इस वजह से बैरम खान उसे मार देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो बात करें तो हेमू ने इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कौन करता है? हेमू। तो ये जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य होता है, कब होता है? बात करें तो पानीपत का द्वितीय वो कौन सा पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है? प्रथम कब होता है? 26 में होता है, सॉरी। वो द्वितीय कब होता है? 56 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में। डेट की बात करते हैं तो डेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 5 नवंबर 1556। क्या देखने को मिलता है? 5 नवंबर 1556। द्वितीय युद्ध किसके मध्य होता है? बात करते हैं मध्य। तो ये होता है, इधर कौन होता है? हेमू होता है। वर्सेज कौन होता है? बाबर। हेमू और बाबर, सॉरी अकबर। तो हेमू और अकबर होता है। इधर हेमू कौन होता है? ये था सेनापति किसका? आदिल शाह का सेनापति। तो इसके मध्य होता है। इधर सहयोगकर्ता कौन था? बैरम खां। तो यहाँ पर इनके मध्य में यहाँ पर जो है वो युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? पंजाब में पानीपत जगह पर होता है। विजय कौन रहता है? अकबर। विजय कौन होता है? अकबर। और विजय होने के बाद में वो यहाँ पर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है, जो है वो शासन स्थापित करता है। तो अकबर यहाँ पर जो है वो पानीपत के युद्ध के बाद में, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में जो है वो दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है? शासन स्थापित करता है। बात करें यहाँ पर, लिख लीजिएगा नोट डाल के, इस युद्ध के बाद अकबर दिल्ली पर शासन स्थापित करता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ये बात हुई। आगे हम यहाँ पर जो है वो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब थोड़ी सी मोस्ट यहाँ पर बातें लिखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हेमू था, हेमू को पराजित किया अकबर ने। अकबर ने पराजित करके जो है वो क्या किया, हेमू को मारा या नहीं मारा। चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी, कैसे मारा, मारा तो कैसे मारा, बात करते हैं। तो देखिए हेमू के मध्य में हुआ पानीपत का युद्ध। कब हुआ? पानीपत का युद्ध हमें देखने को मिलता है 5 जो है वो नवंबर 1556 को। हेमू पराजित हुआ, और पराजित कैसे हुआ? तो हेमू जो है वो, देखिए हेमू की बात करें तो हेमू यहाँ पर ऐसे शक्तिशाली था कि सभी जो है वो सैनिकों को मार रहा था। रीजन क्या था कि वो अपने आप को इस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर किया हुआ था कि उसके आंखों के अलावा, क्या आंखों के अलावा उसका सिर पर कहीं पर भी कुछ भी चला उसको किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा था। आंखों पर जो है वो पूरी सैनिक जो अकबर की सेना थी वो पूरी यहाँ पर कम से कम 1000-2000 सैनिक केवल आंखों पर फोकस करके जो है वो आंखों पर निशाना बांध रहे थे, साध रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है कि काफ़ी समय बाद में जो है वो यहाँ पर भीषण यहाँ पर जो है वो युद्ध होने के बाद में काफ़ी समय बाद में जो है वो हेमू के आँख में तीर लग जाता है और वहीं पर जो है वो घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद में जो है वो हाथी के जो है वो हाथी से वो नीचे गिर जाता है और पराजित हो जाता है। उसको कहाँ कौन पकड़ लेता है? उसको यहाँ पर जो है वो सैनिक पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है वो अकबर के पास में ले जाया जाता है और हेमू को क्या करते हैं? बैरम खां के द्वारा गला काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? गला काट दिया जाता है। किसका? हेमू का। तो यहाँ पर लिखिए हेमू की मृत्यु आँख में तीर लगने की वजह से, मृत्यु नहीं है, पराजय। आँख में तीर लगने की वजह से होती है। वह हाथी से नीचे गिर जाता है और बंदी बना लिया जाता है अकबर के द्वारा। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो है वो दरबार में हेमू को बैरम खां के द्वारा गला या सिर काट दिया जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं हम कि हेमू को जो है वो बैरम खां मार देता है और इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि अकबर, यानी इस युद्ध के बाद में या इसके बाद में, इस युद्ध के बाद या विजय के बाद अकबर गाजी की उपाधि धारण करता है। क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा कि गाजी की उपाधि जो है वो अकबर कब धारण करता है? वो पानीपत के युद्ध के बाद में विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण करता है। और बात करें कि 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में कार्य करते हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इनको जो है वो बात करें, हमने बताया था कि बात अकबर जो है वो शासन जो है गद्दी पर बैठने के दौरान कितने उम्र के थे?
14 वर्ष की। तो सारे कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष की आयु में, आयु क्या थी? 14 वर्ष की आयु इसकी, अकबर की। अब 14 वर्ष की आयु थी तो सारे काम कौन कर रहा था? बैरम खां थे। बैरम खां के सहयोग से ही किया जा रहा था। तो सभी जो है वो पानीपत का युद्ध भी जो है वो बैरम खां के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो नेतृत्व किया गया। 14 वर्ष की आयु थी इनकी, उपाधि धारण की गाजी की, और इसी के संरक्षण में जो है वो यहाँ पर जो है वो कार्य कर रहे थे। यहाँ पर देखने को मिलता है अकबर क्या थे? अनपढ़। अकबर मुगल काल के एकमात्र अनपढ़ शासक थे। क्या थे? अनपढ़ शासक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो बात है ये, कि एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? अकबर। मुगल काल के एकमात्र अनपढ़ शासक कौन है? अकबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जानकारी हम देते हैं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैरम खां का क्या हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। कि मारे जाते हैं, कैसे मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं, किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है, बात करते हैं। तो सभी यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करेंगे कि बैरम खां जो संरक्षण के रूप में कार्य कर रहे थे यहाँ पर, तो उनका क्या हुआ, किस तरीके से मारे जाते हैं, वो बात करते हैं। बात होती है बैरम खां। बैरम खां को क्या कहा जाता है? खान बाबा कहते थे। उपाधि, उपाधि की बात करें, खान खाना, ऐसे ही बोला जाता है, खाने खाना। इसके अलावा इनको एक पद दिया गया था, वजीर। प्रधान मंत्री, इनको ये पद दिया गया था, वजीर, पद, प्रधानमंत्री, इनको ये पद था इनका। और एक क्या था? संरक्षक। क्या था? संरक्षक। तो अकबर का क्या था? संरक्षक भी थे। तो ये इनके पद थे। अब इनकी मृत्यु कब होती है बात करें, कितने समय तक यहाँ पर जो है वो संरक्षक के रूप में रहे? तो 1556 से रहे थे 60 ईस्वी तक। अब 60 से समझ गए कि इनकी मृत्यु भी जो है वो 60 में हुई। तो 60 में इसकी मृत्यु कैसे हुई बात करें तो एक षड्यंत्र रचा गया। क्या षड्यंत्र रचा गया? किसके किसके द्वारा? सरदारों व इनकी यानी अकबर की धाई माँ। क्या? धाई माँ। धाई माँ कौन थी बात करें? धाई माँ का नाम देखने को मिलता है माहिम अनगा। क्या? माहिम अनगा। तो माहिम अनगा इनकी धाई माँ थी, और सरदारों के द्वारा इनको या फिर अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया। किसने? सरदारों और धाई माँ माहिम अनगा इनके द्वारा भड़काया गया। भड़काने के बाद में क्या देखने को मिलता है कि जो है वो कौन भड़क भी जाता है? कौन? अकबर। और अकबर जो है वो भड़क जाने के बाद में क्या? अकबर के द्वारा मक्का जाने का आदेश दिया गया।
किसको? बैरम खां को। तो भड़काया जाता है और भड़काने के बाद में जो है वो अकबर के द्वारा मक्का जाने का आदेश दे दिया जाता है किसको? बैरम खां को। यहाँ पर जो है वो बैरम खां यहाँ पर एकदम से यहाँ पर ऐसा होता है कि उनको भड़काया जाता है, तो इस वजह से ये फैसला लेता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर एक देखने को मिलता है तिलवाड़ा तक जाके पहुँचते हैं और वहाँ पर एक युद्ध होता है किसके मध्य? अकबर और बैरम खां के मध्य। कहाँ पर? तिलवाड़ा का युद्ध। तो तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा स्थान पर यहाँ पर जो है वो युद्ध होता है। कब होता है अगर बात करें तो ये होता है 1559। कब? 1559 में यहाँ पर तिलवाड़ा का युद्ध होता है ना, जाते समय। और किस किस के मध्य होता है? मध्य की बात करें ये होता है अकबर वर्सेज बैरम खां। किस किस के मध्य? अकबर वर्सेज बैरम खां के मध्य होता है। इसमें विजय कौन हो रहते हैं? अकबर। कौन रहता है? अकबर। तो अकबर विजय होते हैं। इसके बाद में इनको जो है वो क्या कहा गया? इसके बाद में ये आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में इनको जो है वो विजय हो जाते हैं। पराजित कौन हो जाते हैं? बैरम खां। और पराजित होने के बाद में इनको 2 कार्य दिए जाते हैं, 3 यहाँ पर विकल्प दिए जाते हैं। क्या? 3 विकल्प। बात करें हम यहाँ पर बैरम खां पराजित होने पर अकबर के द्वारा 3 विकल्प दिए। 3 विकल्प क्या थे? एक था सूबेदार बनने का। क्या? एक विकल्प क्या था? सूबेदार बनने का, कि सूबेदार बन जाओ। क्या? सूबेदार। अब सूबेदार का यहाँ पर जो है वो नहीं माने। दूसरा विकल्प दिया इनको, क्या? सलाहकार। तीसरा देखने को मिलता है पुनः मक्का चले जाओ। तो ये इनको जो है वो 3 विकल्प दिए गए। तो सूबेदार नहीं बनते हैं क्योंकि पहले प्रधानमंत्री संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, तो सूबेदार ये नहीं बनते हैं। इसके बाद में इनको मिला कि आप सलाहकार बन जाओ, तो सलाहकार भी निम्न पद नहीं करना चाहते थे। इसके बाद में पुनः मक्का जाने के लिए तीसरा विकल्प दिया गया, तो तीसरा विकल्प इनको चयन किया गया। और कौन? बैरम खां। तीसरा विकल्प चयन करके जो है वो कहाँ जा रहे थे? मक्का की तरफ वो चले जाते हैं। तो ये सभी आप जो है वो नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अब कि कैसे इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर तो क्या करते हैं? अकबर से पराजित हो जाते हैं और उसके बाद में किधर की तरफ चले जाते हैं? मक्का की तरफ। मक्का की तरफ निकल जाते हैं। कब की बात है? यहाँ पर ये तो हुआ 1559 में, और मक्का की तरफ जा रहे होते हैं 1560 में। तो मक्का की तरफ जाते समय इनका जो है वो मृत्यु होती है। बात करते हैं कैसे। 1560 में मक्का जाते समय एक देखने को मिलता है जगह पाटन। ये कहाँ पर है? गुजरात पाटन स्थान पर मुबारक शाह सूर। कौन? मुबारक शाह सूर के द्वारा बैरम खां को मार देते हैं। कौन मार देता है? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह सूर कौन है? बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी।
तो आपने एक युद्ध देखा था पहले, किसके बारे में, मुबारक शाह सूर। तो मुबारक शाह सूर पहले आपने देखा होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध के बाद की थी हमने 1555 में। कब होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध? 1555 में। और कौन कौन करता है उस समय? बैरम खां के द्वारा वो करते हैं। और इधर करते हैं तातार खां। कौन रहता है? तातार खां। किसकी तरफ? अफगान सेना की तरफ। सिकंदर शाह के सेनापति होते हैं ये कौन? तातार खां। और यहाँ पर देखने को मिलता है, एक नाम बात करें तो एक नाम यहाँ पर देखने को मिलता है नसीब खां। तो ये कौन होता है? इन्हीं का क्या होता है? पुत्र होता है। कौन? मुबारक सूर। मुबारक सूर यहाँ पर जो है वो बदला लेता है बैरम खां से। और बैरम खां से बदला लेने के लिए जो है वो गुजरात पाटन स्थान पर जो है वो बैरम खां को मार देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपना बदला पूरा करते हैं। इसके बाद में माना जाता है कि अकबर जो है वो जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज़ पता चलती है, अकबर 2 दिन तक यहाँ पर जो है वो खाना नहीं खाता। तो यहाँ पर इनके शौक में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सहयोग यहाँ पर किया करते थे अकबर के, यहाँ पर अकबर को। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी समय तक यहाँ पर जो है वो क्या किया, खाना नहीं खाया। इसके बाद में क्या किया अकबर के द्वारा, यहाँ पर जो है वो इनकी मृत्यु के बाद में बात किया तो अकबर के द्वारा मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी जो है वो सलीमा बेगम को, बेगम से क्या किया, विधवा जो है वो सलीमा बेगम से क्या किया, विवाह किया। किसने? अकबर ने। जो सलीमा बेगम कौन थी अगर बात करें तो सलीमा बेगम जो है वो अकबर की जो है वो भतीजी थी। अकबर की भतीजी थी, यानी चाचा की लड़की से यहाँ पर जो है वो क्या किया, चाचा की लड़की से नहीं, यहाँ पर जो है वो भाई की जो है वो लड़की से, चाचा की लड़की की लड़की, तो उनसे जो है वो विवाह किया। कौन? सलीमा से। कौन? अकबर। उसका एक पुत्र भी था अब्दुल रहीम, तो उसको भी यहाँ पर जो है वो लाए। और उसको बाद में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि खाने खाना की उपाधि उनको यहाँ पर जो है वो उसी को पुत्र को दी जाती है। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं आगे। बैरम खां की मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी कौन देखने को मिलती है? सलीमा बेगम से विवाह कर लेते हैं अकबर। क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। और इनके पुत्र कौन है? अब्दुल रहीम। कौन? अब्दुल रहीम को शिक्षा देते हैं, या फिर बोल सकते हैं पालते हैं। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कुछ समय बाद अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? खाने खाना, या इसे बोल सकते हैं ये वाले, या फिर इसे बोल सकते हैं खाने खाना। तो खाने खाना, खान एक खाना, जो भी देखने को मिलते हैं ये इनकी उपाधि देखने को मिलती है। एक ही उपाधि है ये वाली, एक ही उपाधि है। किसको? अब्दुल रहीम को।
इनके पिता को भी यहाँ पर जो है वो ये उपाधि प्राप्त थी और इनको भी जो है वो ये उपाधि इनको जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। एक क्या हमने ये तो बात हो गई किसके बारे में कि जो है वो बैरम खां की मृत्यु के यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी कि उनकी जो है वो दाई माँ के द्वारा और सरदारों के द्वारा अकबर को भड़काया गया और इस तरीके से यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई इस प्रोसेस के इस जर्नी के द्वारा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है वो एक पेटीकोट प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। पेटीकोट प्रथा क्यों यहाँ पर प्रचलित हुई, क्या है पेटीकोट प्रथा, उसके बारे में चलिए आगे कंटिन्यू बात करते हैं। तो सभी आप यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सभी यहाँ पर उतारने के बाद में अब बात करते हैं कि एक देखने को मिलती है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा हमें देखने को मिलती है, तो वो हमें बात करते हैं क्या पेटीकोट शासन, ऐसी को कहते हैं पर्दा शासन या फिर प्रथा, ये हमें देखने को मिलती है। ये कब तक चलती है बात करते हैं, ये चलती है 1560 से 64 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो शासन यहाँ पर जो चलाया जा रहा था 60 के बाद में, यहाँ पर प्रभाव अकबर के यहाँ पर अकबर के ऊपर जो है वो यहाँ पर प्रभाव कितना होता है, किसका होता है, तो महिलाओं का आ गया था। क्या हो गया, महिलाओं का जो है वो अकबर पर यहाँ पर जो है वो प्रभाव यहाँ पर स्थापित हो गया, महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाने लगा सभी कार्य। तो इस वजह से पेटीकोट शासन कहा गया और पेटीकोट शासन इसी वजह से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इसी को पेटीकोट शासन कहा गया। इससे पहले हम यहाँ पर बात करें, एक थोड़ी सी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि बैरम खां की मृत्यु को लेकर, तो बैरम खां की मृत्यु को लेकर सर्वाधिक उत्तरदायित्व कौन यहाँ पर जो है वो किसको यहाँ पर माना जाता है, वो किसको, दाई माँ को माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व यहाँ पर जो है वो सबसे प्रमुख यहाँ पर जो है वो कारण किसको माना गया, उनकी दाई माँ को, जिसके नाम में यहाँ पर देखने को मिलता है माहिम अनगा को। तो यहाँ पर जो है वो महिलाओं के द्वारा शासन किया जाने लगा। तो बात करें तो इस समय शासन का कार्य में या कार्य संचालन में महिलाओं की भागीदारी के कारण पेटीकोट शासन कहा गया। अब बात करते हैं क्यों, इस समय इनकी धाई माँ, कौन, धाई माँ कौन, माहिम अनगा, माहिम अनगा व इनके पुत्र क्या देखने को मिलता है, पुत्र देखने को मिलता है आदम खां और या पुत्री जीजी अनगा के द्वारा अकबर पर प्रभाव अधिक हो गया। तो ये देखने को मिलता है हमें, इस वजह से जो है वो इसे पेटीकोट यहाँ पर शासन कहा गया। और इसकी मृत्यु कैसे हुई, बात करते हैं इनकी मृत्यु, क्योंकि ये प्रथा या शासन व्यवस्था किस तरीके से समाप्त हुई। तो इनके पुत्र को क्या किया गया,
इनके पुत्र कौन, आदम खां को मृत्यु दंड दिया। कब दिया, बात करते हैं 1562 ईस्वी में। अब कैसे दिया, क्यों दिया, तो एक मालवा का यहाँ पर जो है वो शासन होता है। क्या, मालवा पर विजय या मालवा आक्रमण में कब होता है, 1561 में अकबर, और उसमें जो है वो कौन होता है, आदम खां। तो आदम खां और अकबर के द्वारा जो है वो मालवा पर विजय की जाती है, और उसका धन क्या किया जाता है, आदम खां के द्वारा लूट लिया जाता है। और जो है वो दिल्ली जो है शासन में क्या करते हैं, उस जो है वो धन को क्या करते हैं, लाता ही नहीं है और जमा नहीं कराता है। इस वजह से जो है वो इसको क्या हुआ कि किसी एक षड्यंत्र में रचाकर जो है वो इसकी मृत्यु यहाँ पर जो है वो मृत्यु दंड यहाँ पर दे दिया जाता है। तो मौत यहाँ पर किसी सजा, यहाँ पर किसी जो है वो सजा को यहाँ पर जो है वो इसके थोप दिया जाता है, और इसको जो है वो मृत्यु दंड यहाँ पर दे दिया जाता है 1562 में। तो इस तरीके से ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में देखने को मिलता है इनकी माँ, धाई माँ, कौन, माहिम अनगा की मृत्यु। तो इनकी स्वतः ही यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1562 में। तो 1562 में इनकी स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। और इस तरह क्या, इस प्रकार पेटीकोट शासन 1564 में समाप्त हो जाता है। तो 1564 में जो है वो ये पेटीकोट शासन यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु आदम खां की मृत्यु हो जाती है 1562 में मृत्युदंड से, और माहिम अनगा की मृत्यु हो जाती है स्वतः ही 1562 में। उसके बाद में कुछ स्लो मोशन में चलता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शासन फिर भी महिलाओं को, क्योंकि जीजी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, कौन, जीजी। इनकी पुत्री थी कोई, किसकी, माहिम अनगा की, जीजी अनगा। तो उनकी पुत्री की थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रहती है। उसके बाद में यहाँ पर 1564 में संपूर्ण यहाँ पर जो है वो पेटीकोट प्रथा समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हमें थोड़ी सी जानकारी और मिलती है, क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर शासन जो है वो अकबर के हाथों में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो संपूर्ण यहाँ पर जो है वो शासन पर जो है वो अधिकार कौन करने लग जाता है, अकबर। संपूर्ण यहाँ पर साम्राज्य का जो अधिकार है वो डायरेक्ट अकबर के हाथों में यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर एक कार्य भी करते हैं, अच्छे कार्य, सुधार कार्य किए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक कार्य देखने को मिलता है 1562 में। तो इनका यहाँ पर जो है वो 1564 में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर दास प्रथा को समाप्त करते हैं। 1562 में क्या करते हैं, दास प्रथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कब, 1563 में सती प्रथा को समाप्त। इसके बाद में 1563 में ही यहाँ पर देखने को मिलता है, कौन, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त। इसके बाद में 1564 में मिलता है 1564 में जजिया कर को समाप्त। ये अकबर के द्वारा किया जाता है। 62 में दास प्रथा को समाप्त किया जाता है, 63 में सती प्रथा को समाप्त किया जाता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया जाता है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद में
पुनः जो लागू करता है वो करता है औरंगजेब द्वारा प्रारंभ। तो यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? औरंगजेब के द्वारा पुनः प्रारंभ यहाँ पर कर दिया जाता है जजिया कर को। तो ये हमें इनके कार्य फिलहाल देखने को मिलते हैं। अब बात आती है साम्राज्य विस्तार। अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या किया गया उनके बारे में बात आती है। तो साम्राज्य विस्तार को लेकर कल से यहाँ पर जो है वो वीडियो देखने को मिलेगा, कल के वीडियो में। फिलहाल हमने यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर देखी, उनका परिचय देखा, उनके शासनकाल के बारे में, और कैसे स्टार्टिंग प्रोसेस में उनको जो है वो पंजाब पर जो है वो राज्याभिषेक किया, उसके बाद में दिल्ली पर गए, दिल्ली पर जो है वो हेमू को यहाँ पर पराजित किया और पराजित करके गद्दी पर बैठे। और उसके बाद में जो है वो बैरम खां कुछ समय तक यहाँ पर 1560 तक संरक्षण के में रहा और षड्यंत्र के द्वारा उसको मरवा दिया गया बैरम खां को। और उसके बाद में यहाँ पर निकला, क्योंकि अकबर के वहाँ से निकलने के बाद में ही तो वो मारा गया। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की वजह से उनको बाहर निकाला गया, अकबर से दूर भेजा गया और उसके बाद में वहाँ पर जो है वो मारे गए। इसके बाद में जो है वो कुछ समय यहाँ पर जो है वो पेटीकोट प्रथा या वो शासन यहाँ पर चलते हैं। तो 1564 तक ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पेटीकोट प्रथा यहाँ पर चलते हैं। और उसके दौरान कुछ भी यहाँ पर जो है वो अकबर यहाँ पर नहीं कर पाता है। उस दौरान यहाँ पर जो है वो मालवा पर विजय यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे करके छोटी छोटी यहाँ पर विजय हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलता है। और जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध किए जाते हैं या फिर जो कह सकते हैं अभियान, वो करते हैं, वो इसके बाद में ही करते हैं। तो चलिए कल अब बात करेंगे आगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो सभी साथियों को यहाँ पर एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में अगले भाग में, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।